हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। आज हम देखेंगे उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के आज हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, अर्थात न्यायपालिका से संबंधित उच्च न्यायालय। इसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय में भी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग जुड़े रहें और अभ्यास करते रहें। इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे और यहीं से आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और फीडबैक दें, जिससे और अच्छे क्वेश्चंस मेरे द्वारा लाए जाएं। और उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प पहुंचाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए आप घबराएं नहीं, आप लगातार प्रयत्नरत रहें, अभ्यास करते रहें, अभ्यास न छोड़ें। इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी उच्च न्यायालय से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है तो वह है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। क्वेश्चन पूछता है कि इन 4 ऑप्शन में से भारत में उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। नहीं शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उतावलेपन में जल्दी, यदि क्वेश्चन का आंसर आपसे बनता है तो आप उतावलेपन में नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और वापस आने के बाद पता चलता है कि इसमें नहीं पूछा था और आप हैं की जगह सोच करके उसको गलत करके आ जाते हैं। इसलिए नहीं शब्द को आप विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन को विशेष रूप से पढ़ें, समझें, उसके बाद जवाब दें। अब इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में। ऑप्शन नंबर बी है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी है, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो अब आपको बताना है कि इसका जो कि उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। आप इसी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बी में दिया गया है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति करता है, इसलिए राज्यपाल वाला कथन सही नहीं है उच्च न्यायालय के संबंध में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए जो गलत है वही सत्य है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये असत्य है, अर्थात नहीं पूछा है यही क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, या इसके डिटेल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 का 1 देखेंगे आप, तो उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी दोनों में। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस किस न्यायालय में की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। चूँकि हम पढ़ के आ रहे हैं उच्च न्यायालय, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह उच्च न्यायालय में की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अब यदि इस किसके तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, इसलिए आप इसको भी
याद रखेंगे। किसको? अनुच्छेद 224, जिसमें उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की मतलब एडिशनल और एक्टिंग न्यायालयों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं, किस निधि से दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत की समेकित निधि से, ऑप्शन नंबर बी है राज्य की समेकित निधि से, ऑप्शन नंबर सी है भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन नंबर डी है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राज्य की समेकित निधि से इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं, चूंकि सेवा ये राज्य को दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यदि इसके डिटेल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 202(3) या 202 घ के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित या समेकित की जाए, संचित भी आपसे पूछ सकता है। तो शब्दावली आप पकड़ पाएँ तो अच्छा है, उनके पर्यायवाची जरूर देखें। तो संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) या 112 घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जा सकती है। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, जैसे इसमें वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, वहीं यदि पेंशन शब्द जोड़ देता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है, तो वह होगी किस पर? भारत की संचित निधि पर। इसलिए पेंशन उनकी भारत की संचित निधि पर और वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? अब वही क्वेश्चन पूछ दिया है जो अभी मैं डिटेल आपको बताया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट जज है कोई, उसको पेंशन कहाँ से दी जाएगी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है भारत की संचित निधि से, ऑप्शन नंबर बी है राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की है, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ जहाँ उसने सेवा की है, ऑप्शन नंबर डी है भारत की आकस्मिक निधि से। तो अभी आपको डिटेल बताया गया था तीसरे क्वेश्चन में कि वेतन एवं भत्ते के लिए किस पर डिपेंड करता है और पेंशन के लिए किस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप समझ पाए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि पर। इसका डिटेल आपको बता दिया गया है कि अनुच्छेद 112 घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की अर्थात रिटायरमेंट की आयु कितनी रखी गई है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष भी इसमें जोड़ सकते हैं 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 58 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष रखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसका डिटेल की बात करें इसके तो संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन लोकसभा यानी 15वीं लोकसभा जो थी 2012 में विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया था। इसलिए 62 वर्ष आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन और कूट दिए गए हैं, तो आप पहले देख सकते हैं इसके कथन। तो पहला है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है।
तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं या हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है केवल 3। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। एनसीईआरटी क्लास 8 न्यायपालिका की व्यवस्था में ये स्पष्ट रूप से तीनों लाइनें लिखी गई हैं। इसलिए आप ध्यान दें, जो मटेरियल एनसीईआरटी के तौर पर आपको दिया गया है वो एक ऑथेंटिक डाटा है भारत सरकार का, उसमें कोई काट पीट नहीं की जा सकती। जब भी क्लेम होता है एनसीईआरटी ही प्रेफर की जाती है, इसलिए आप उसको विशेष रूप से पढ़ें, लेक्चर्स को सुने और अभ्यास करें टेस्ट सीरीज का, तो आप बेहतर परिणाम पाएंगे। इसलिए उसमें ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। कक्षा 8 की एनसीईआरटी में न्यायपालिका के नाम से एक लेक्चर अपलोड किया गया है, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। स्पष्ट लाइन इसी तरह लिखी गई है उसमें। तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपर्युक्त कथनों में से सभी सही हैं ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन है और कूट दिए गए हैं, तो पहले कथन देख लेते हैं। तो पहला है कथन, देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। अभी ऊपर आपने देखा कि 25 हैं, तो ये गलत हो सकता है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन कई बार पेपर पूरा पढ़ें तो एक आध क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हैं उस पेपर में से। इसलिए पहले पेपर पढ़ें, उसका एनालिसिस करें कि हो सकता है कोई लिंक मिल रही हो आपको, लिंक एक दूसरे की। इसलिए इसमें पहला है कि देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तीसरा है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो पहले में बताया गया है 18, दूसरे में बोलता है कि 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, और फिर बोलता है कि किसी भी संघ का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथे में बताता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की अवधि या उम्र कितनी है, तो 62 वर्ष इसमें बताया है। अब इनमें से कूट देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 4, कौन से कथन इसमें सही हैं ऐसा पूछता है। तो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 4, ऑप्शन डी में है केवल 4। तो अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, केवल 4। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित कर सकते हैं, अर्थात रिटायरमेंट की उम्र उनकी 62 वर्ष है। देश में 18 नहीं है, इसका आंसर आपको पहले व्याख्या की जा चुकी है। 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, यह कथन गलत है। किसी भी संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यह भी कथन गलत है। केवल चौथा कथन सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी है, केवल 4। यदि इसके डिटेल की बात करें तो वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों पर है। तो इसमें जो दिया गया है 3 का क्षेत्राधिकार, तो इसमें 7 का क्षेत्राधिकार है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर ने अपने उच्च न्यायालय हैं, इसलिए यह तीसरा भी कथन गलत हो जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं, अतः केवल कथन 4 सही है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 23। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आप डिटेल देख लें। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी, जबकि वर्तमान में 25, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो आप इसमें बोनस अंक मिला था, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर किन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है।
ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है कि अंडमान निकोबार किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भी इसका डिटेल ऊपर आपने देखा है कि 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों एवं संघ राज्यों पर है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। जो इनमें से उच्च न्यायालय दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कौन एक से अधिक राज्य अथवा उच्च न्यायालय या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, अब वर्तमान में प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है बम्बई। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे या बम्बई, मुंबई। यदि महाराष्ट्र के बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें तो गोवा तथा दादर और नागर हवेली एवं दमन दीप ये सभी किस में आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बॉम्बे महाराष्ट्र के लिए भी कार्य करता है, गोवा के लिए भी करता है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीप के लिए भी कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही है। जबकि इलाहाबाद यूपी के लिए कार्य करता है, दिल्ली दिल्ली के लिए कार्य करती है, गुजरात गुजरात के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तो ऐसे कितने न्यायालय हैं, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका डिटेल आपको बता दिया गया है, ऊपर के क्वेश्चनों में डिस्कस किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। इसमें 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, बताता है कि किस राज्य के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। नहीं शब्द को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। अब आपको बताना है कि इनमें से किसका अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसमें भी बोनस अंक मिला था। अब इसमें इसका डिटेल देख लीजिए। प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके सभी ऑप्शन क्या थे। सभी ऑप्शन क्या थे, गलत थे, ऑप्शन नहीं दिए गए थे ऐसे, इसलिए आप इसको डिटेल के माध्यम से इसलिए आपको बता दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अब यहाँ पे 4 राज्यों के नाम हैं। क्वेश्चन देता है कि 2013 मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना किन राज्यों में की गई। ऑप्शन है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। अब कूट दिए गए हैं, कूट देख लेते हैं। कूट है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, सी में केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी में 1, 2, 3 और 4 में। अब बताना है मार्च 2013 के अंतर्गत किन राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, केवल 2 और 4 में, अर्थात मेघालय और त्रिपुरा में मार्च 2013 में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है।
इसको आप याद रखेंगे। मार्च 2013 में इन पर व्यवस्था की गई है मेघालय और त्रिपुरा में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच हैं? अब इसमें 4 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से पूछा गया है कि किस उच्च न्यायालय के पास सबसे अधिक बेंच उपलब्ध हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सी भी सत्य है और डी भी सत्य है। इसके यदि डिटेल की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। तो ये हुई कोलकाता की बात। डिटेल आपको बताया जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से। पहले में कोलकाता है तो वो 2 क्षेत्रों का है, एक पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में है, जबकि 2 बेंच उनकी ग्वालियर और इंदौर में है, जिनको हम खंडपीठ के नाम से जानते हैं। तो ये 2 मध्य प्रदेश की हैं। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो मूल पीठ है मुंबई में है और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में और 3 बेंच हैं कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच ही शेष रह गई हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक 3-3 बेंचें वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो इसमें से यदि आप सी ऑप्शन आंसर लगाएंगे या डी ऑप्शन, दोनों सत्य हैं। दोनों के पास 3-3 बेंचें उपलब्ध हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन समझिए। पूछता है जो राज्य में उच्च न्यायालय है उसका मुख्य क्षेत्राधिकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर सी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर डी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब आपको बताना है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के पास कौन सा क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। जो 15वां नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि इसके डिटेल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 अर्थात 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास है क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वह अनुच्छेद 143 के तहत। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। अर्थात उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है जो प्रशासनिक हैसियत से भी काम कर रहा है तो वह किसके अधीन होता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के, ऑप्शन नंबर बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के, ऑप्शन नंबर डी है इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। अब आपको बताना है इनमें से किसके अधीन वह कार्य करता है। कोई मुख्य न्यायाधीश है जो प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहा है, वह इन 4 में से किसके अधीन कार्य करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के तहत। अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह रिट जारी कर किसी भी जज को क्या कर सकता है? अतिरिक्त कार्यभार के लिए मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह प्रशासनिक हैसियत से रिट जारी करके उसको कार्यभार दे सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। बात कर लेते हैं डिटेल की। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह, अब सुनिए, दोहरी भूमिका में तो प्रथम है कि वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय जो उसकी भूमिका होती है वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करता है, अधीक्षण करता है, प्रशासन करता है एवं नियंत्रण करता है। तो चारों शब्दावली आप ध्यान रखेंगे, पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में
अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में आता है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर है किसके अधिकारिता में आता है? अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में आता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो कोई उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय है, उसके द्वारा उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। अब आपको बताना है किस न्यायालय से। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण अर्थात रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, ऐसी रिट उत्प्रेषण के अंतर्गत जारी की जाती है। या ऑप्शन नंबर बी है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। ऑप्शन नंबर सी है, एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। ऑप्शन नंबर डी है, एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो जो उत्प्रेषण है तो वह ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट जारी, उत्प्रेषण की जो रिट जारी की जाती है तो वह एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक अपने अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण अर्थात रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यदि हम रिटों की बात करें तो इसका डिटेल देख लेते हैं। तो एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का निरीक्षण या परीक्षण करती है? अब इसमें याचिका दी गई हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका ऐसी है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। कार्यपद्धति का परीक्षण करने के लिए तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है अधिकार पक्षा, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है उत्प्रेषण। अब यदि जेल की बात करें तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। कौन? उत्प्रेषण और प्रतिषेध। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है, अर्थात यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है फिर भी उसकी सुनवाई कर देता है, तो जो ऊपरी न्यायालय है तो क्या करता है, वो प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इस पर निर्णय आपने क्यों दे दिया। तो रिट जारी करता है, अर्थात उत्प्रेषण की रिट एक जो होती है उसको जारी करता है और मामला अपने पास मांग लेता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को क्या करता है, रद्द करके मामले को अपने पास पुनः सुनवाई के लिए मांग लेता है या बुला लेता है। इसलिए इसका सही आंसर है उत्प्रेषण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ऑप्शन सुनिए। परमादेश, ऑप्शन नंबर बी में है उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी में है प्रतिषेध या प्रोहिबिगेशन, ऑप्शन नंबर डी है अधिकार पक्षा। अब आपको बताना है कि एक इनमें से एक ऐसी कौन सी रिट है एक जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है। अर्थात यदि कोई कार्यवाही लंबित है तो कौन सा या कौन सी रिट जारी करके न्यायालय उसका निराकरण करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, प्रतिषेध। यदि इसके डिटेल की बात करें तो प्रोहिबिगेशन जो है या प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट द्वारा मामले को अपने पास मांग लेता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं
एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देख लेते हैं कथन ए। तो न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो जो कथन है तो वो बताता है कि कोई न्यायालय है यदि आदेशों की उनको उसके आदेश जो हैं उनको जानबूझकर नज़रअंदाज करना, अवज्ञा करना, उनका उल्लंघन करना या उनका पालन न करना या न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना या न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। अर्थात अवमानना का मतलब ये है कि अवहेलना कर दिया अपने न्यायालय के निर्णयों की। अब हम कारण पर चर्चा करते हैं। तो कारण आर है न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें बताता है कि न्यायिक सक्रियता अर्थात न्याय की जो प्रक्रिया है तो वो न्यायपालिका की अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार के लिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जब तक वह कार्यान्वित न हो उसको नहीं किया जा सकता है दंडित। अब ऑप्शन सुन लेते हैं। वक्तव्य हमने सुन लिया कथन और कारण। ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं तो जो ए है ऑप्शन नंबर ए है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है दोनों सही परंतु कारण जो है वह कथन की तार्किक व्याख्या सही ढंग से नहीं करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परमादेश का मतलब होता है हमारा आदेश। तो उच्च न्यायालय जो परमादेश रिट जारी करता है उसके अंतर्गत कौन सी शक्ति है। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है सांविधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी अधिकार। उच्च न्यायालय परमादेश की रिट जारी करता है उसके अंतर्गत ये सभी समाहित हैं। यदि इसके डिटेल की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, दोनों को याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसलिए विशेष ध्यान देंगे कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार पक्षा संबंधी रिट निकालने का अधिकार है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन सुनिए। तो कथन ए कहता है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। इसमें बताता है कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित या संरक्षित करने में जो उच्च न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर हैं। वहीं कारण सुनिए। तो कारण आर है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात है कि केवल ये मौलिक अधिकारों के लिए ही संरक्षण जारी कर सकता है परमादेश। अब कूट दिए गए हैं, कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ऑप्शन में ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रकार इसके दोनों ऑप्शन अर्थात कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या भी करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बात यहाँ पद से हटाने की हो रही है तो बताता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ठीक उसी प्रकार से हटाए जा सकते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति है। दूसरा है
उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता है। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य है, यदि कोई उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश है, अपने पद से यदि रिटायरमेंट हो चुका है, उसके पश्चात वह भारत के किसी भी न्यायालय में या अपने प्राधिकारी के समक्ष क्या करेगा, बहस नहीं कर सकता है, अर्थात वकालत नहीं कर सकता है, वचन नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों कथन हमने पढ़ लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है केवल एक। केवल फर्स्ट कथन सही है। दूसरा जो कथन दिया गया है कि वह नहीं कर सकता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें यदि अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वह त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन नंबर बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, ऑप्शन नंबर सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा, ऑप्शन नंबर डी है राज्य के राज्यपाल को देगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही पदमुक्त करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दिया? तो इनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं। ऐसा है इसमें कि 2011 में इनमें से कौन से ऐसे न्यायमूर्ति थे जिनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी, और यह महाभियोग प्रक्रिया जो थी वह राज्यसभा में पास हो गई, किंतु उसने अपने बचाव के लिए लोकसभा में पास होने से पहले ही क्या कर दिया, पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया। इनमें से ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी है न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति पी.डी. दिनकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? किसका प्रकार है? जो बाबरी मस्जिद का राम जन्मभूमि का विवाद है, हो सकता है इस बार इस क्वेश्चन को पूछ दे, क्योंकि अब वहाँ मंदिर बनाया जा चुका है। पहला है परमादेश याचिका, ऑप्शन नंबर बी है स्वत्वाधिकार मुकदमा, ऑप्शन नंबर सी है क्षतिपूर्ति का दावा, ऑप्शन नंबर डी है न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल स्वीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डिटेल की बात करें तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। अर्थात मुस्लिम अपने दावे पेश कर रहे थे और हिंदू अपने दावे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार यदि आप तलाक 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 कहते हैं तो तलाक गैर कानूनी है ऐसा तलाक। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। डिटेल की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि
एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है यह, इसलिए एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजीव गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी SR नायक, ऑप्शन नंबर सी अनंत कुमार पटनायक, ऑप्शन नंबर डी है KHN कुरंगा, ऑप्शन नंबर ई है WA सिसक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजीव गुप्ता। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह समर्थन दिया है कि प्रत्येक जो उच्च न्यायालय हैं उसके 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है न्यायाधीश PN भगवती, ऑप्शन नंबर बी है न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है न्यायाधीश HR खन्ना, ऑप्शन नंबर डी है न्यायाधीश चंद्रचूड़। अभी वर्तमान में जो चंद्रचूड़ साहब हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश HR खन्ना। इनको आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि इसके डिटेल की बात करें तो 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। तो आप इनको याद रखेंगे। और कब? तो 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है या अनुच्छेद में आया है? बात करता है जिला न्यायाधीश शब्द की कि संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 230, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 232, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 233 में। डिटेल की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आप याद रखेंगे संविधान के भाग 6। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार जो जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, किस अभिव्यक्ति के अंतर्गत? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है अधिकरण न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अधिकरण न्यायाधीश। इस प्रकार से 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यदि बात करें डिटेल की तो अनुच्छेद 236 का के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं हैं। तो इस प्रकार से इसका आप ध्यान रखेंगे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यहाँ लोक अदालतों की बात हो रही है कि लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन
सही है। ऑप्शन ए है लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो बताता है कि जो लोक अदालत की अधिकारिता है तो मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, जिनका मुकदमा दायर नहीं हुआ है उनसे पहले ही निपटारा कर रही है, और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हैं। ये लोक अदालतों के संदर्भ में पूछता है आपसे। दूसरा है लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति की हैं, अर्थात इसमें उसका कहने का मतलब है कि ऐसे मामले जो सिविल हैं, सिविल न्यायिक हैं, आपराधिक नहीं हैं, उनका निपटारा ये कर सकती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। बात करें डिटेल की तो लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामले का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है, अर्थात सिविल और आपराधिक दोनों मामले इसमें आते हैं, इसलिए दोनों ऊपर के कथन गलत हैं। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व विधिक ज्ञान रखने वाला सम्माननीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं, इसलिए तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं या हैं। अब यहाँ ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात हो रही है, आप ध्यान रखेंगे उसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो आप पहला है कथन इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ऑप्शन दूसरा सुनिए कथन यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियवादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो पहले में बताता है कि केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, किसकी? सिविल की, आपराधिक मामले की नहीं करता है। दूसरे में बोलता है कि सामाजिक सक्रियवादियों के मध्यस्थ सुलह का कार्य करता है, समझौते का कार्य करता है। कूट दिए गए हैं, कूट देख लेते हैं। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक न ही दो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियवादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, अर्थात मध्यस्थताकार समझौते का कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। किनका मानस पुत्र है, ऐसे कौन न्यायमूर्ति साहब हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन नंबर बी है श्री राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। अब आपको बताना है कि चलित न्यायालय जो है किनकी देन है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। डिटेल की बात करें तो 4 अगस्त 2007 को, ये डेट भी आप याद रखेंगे, हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल यानी सचल अदालत का उद्घाटन किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि देश की पहली मोबाइल चलित अदालत कहाँ उद्घाटित हुई थी। तो आप याद रखेंगे हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुँचाना। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जी की ये परिकल्पना थी, इसको साकार रूप दिया गया था। तो इस प्रकार से
आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो इस टेस्ट सीरीज में यदि आप कमेंट करें कि डिटेल आपको चाहिए तो डिटेल भी अपलोड कर दिया जाएगा। सिर्फ डिटेल अभी बताया जाता है आपको, जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनका डिटेल इसमें दिया जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो पूरे क्वेश्चंस का डिटेल जान सकते हैं, उसको भी अपलोड किया जा सकता है। इसमें जो सोर्स बुक का यूज किया जा रहा है वह बुक है घटना चक्र। उसमें टॉपिक वाइज डिटेल मिलता है, इसलिए टॉपिक वाइज इसको हल कराया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।